नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरपीएससी मेकर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, जैव विकास ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट से अंत तक पूरा देखना। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। और दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है, जो चैप्टर है वो थोड़ा लेंथी है, तो इसको हम 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो इसके जो अध्ययन बिंदु हैं, हमें पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर। जीव की उत्पत्ति, जंतुओं के विकास का क्रम, जैव विकास के प्रमाण, जैव विकास के सिद्धांत। तो दोस्तों ये जो अध्ययन बिंदु हैं ये हमें पढ़ने हैं इसके अंदर। देखो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पृथ्वी पर पौधों एवं जंतुओं की असंख्य जातियां एवं प्रजातियां पाई जाती है। वर्तमान में भी निरंतर नई नई प्रजातियों की खोज हो रही है। मनुष्य आदिकाल से ही जीवों की उत्पत्ति के रहस्य को जानने हेतु प्रयासरत है। इस अध्याय में हम जीवों की उत्पत्ति के संबंध में कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे कि जो असंख्य जातियां और प्रजातियां पाई जाती है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और किस प्रकार से हुई है। इन सभी बातों का इस चैप्टर के अंदर हम अध्ययन करने वाले हैं। तो जीवन का प्रारंभ कब हुआ और कैसे हुआ, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर इस चैप्टर में देखेंगे। क्या सभी जीव प्रारंभ से ही ऐसे थे जैसे आज हैं, तो ये क्वेश्चन है, इसका भी हम आंसर इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। ये जो देखो दोस्तों, ये जो बुक होती है इसके अंदर हमें पूरी डिटेल पढ़ने को मिलती है, जो गाइड लाते हो आप एग्ज़ाम के लिए। ठीक है दोस्तों। तो गाइड लाते हो, उसके अंदर जो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें आती हैं, केवल वही बातें दी जाती है, उसके अंदर पूरी डिटेल नहीं बताई जाती है। तो दोस्तों तो मैं तो ये कहूँगा कि आप ये बुक होती है इन्हीं बुक को पढ़ो, क्योंकि आपका जो आधार होती है यही बुक होती है 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से उठाए जाते हैं, कहीं बाहर से नहीं बनाए जाते हैं, यहीं से उठाए जाते हैं। जब आप इनको पढ़ लोगे पूरा, फिर आप गाइड पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि पहले ये बुक्स पढ़ो, बुक्स पढ़ने के बाद फिर आप गाइड पढ़ सकते हो, लेकिन सीधा गाइड मत पढ़ो। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट, वो है जीव की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो कि जीव की उत्पत्ति वो किस प्रकार से होती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति एक अत्यंत मंद प्रक्रिया के फलस्वरूप हुई है। कैसी प्रक्रिया है? मंद प्रक्रिया, अत्यंत धीरे धीरे हुआ है। प्रारंभ में पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन एवं जलवाष्प थी। दोस्तों इसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट बातें आएंगी वह मैं आपको 2 बार बता दूंगा और बोल दूंगा कि आपको ये लाइन अंडरलाइन कर लेनी है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। तो अत्यधिक गर्म वाष्प एवं कार्बन की प्रतिक्रिया से हाइड्रोकार्बन यौगिकों का निर्माण हुआ। किसके से हुआ? अत्यधिक गर्म वाष्प और कार्बन की प्रतिक्रिया से किसका निर्माण हुआ? हाइड्रोकार्बन यौगिकों का निर्माण हुआ। नाइट्रोजन एवं धातु की क्रिया से नाइट्राइड बने। दोस्तों ये जो भी बातें आ रही है इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम की दृष्टि से क्वेश्चन यहीं से उठाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आजकल हट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो यहीं से बनते हैं। ये से पूछेगा कि प्रारंभ में जो पृथ्वी है, प्रारंभ में पृथ्वी के वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें थी, तो कौन कौन सी आ जाएगी? नाइट्रोजन एवं जलवाष्प। और हाइड्रोकार्बन यौगिकों का निर्माण प्रारंभ में किस प्रकार से हुआ, तो कैसे हुआ? गर्म वाष्प और कार्बन की प्रतिक्रिया। ठीक दोस्तों, प्रतिक्रिया या अभिक्रिया की बात है।
जब गर्म वाष्प कार्बन से मिले तो क्या बना? हाइड्रोकार्बन बना। नाइट्रोजन एवं धातु की क्रिया से क्या बना? नाइट्राइड बने। नवनिर्मित नाइट्राइड एवं गर्म वाष्प में अभिक्रिया से अमोनिया गैस का निर्माण हुआ। अब अमोनिया गैस का निर्माण किससे हुआ? दोस्तों ये इम्पोर्टेंट लाइन आ रही है। मैं तो ये कहूँगा कि इनको आप अंडरलाइन कर लो अपने नोट्स के अंदर, और साथ साथ में दोस्तों नोट्स इनके अवश्य बनाएं। अमोनिया गैस का निर्माण कैसे हुआ? नवनिर्मित जो नाइट्राइड बनी है, नाइट्राइड किससे बनी? नाइट्राइड बनी है नाइट्रोजन और ये धातु की जो क्रिया हुई है इससे बनी है नाइट्राइड। और फिर जो नाइट्राइड बनी है, नाइट्राइड की अभिक्रिया किससे हुई है? गर्म वाष्प से। तो फिर किसका निर्माण हुआ? अमोनिया गैस का निर्माण हुआ। ठीक दोस्तों, आप दोस्तों ये जो चैप्टर होते हैं इनको पढ़ने की कोशिश मत किया करो, इनको आप यहाँ पर समझने की कोशिश किया करो। ठीक है दोस्तों, यदि आप इनको इंटरेस्ट के अनुसार पढ़ोगे कि जीव की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, आप अपने माइंड के अंदर ये क्वेश्चन उठाइए कि जो हमारा जीवन है, जो भी जीव है, जीव जंतु कितने प्रकार के होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। इनके अलावा जो छोटे मोटे होते हैं, छोटे मोटे जो पक्षी होते हैं, कोई पक्षी बड़ा मोर है, बहुत बड़ा होता है। इसके अलावा इतने छोटे छोटे पक्षी भी होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है ये जानने का प्रयास हम करेंगे तो हम जो चैप्टर है इनको हम आसानी से हम पढ़ पाएंगे, आसानी से हमें याद भी हो जाएगा। लेकिन हम इनको ऐसे पढ़ेंगे कि ये तो हमें ये पाठ पढ़ना है, इस तरह से हम पढ़ेंगे तो हमारे कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इनको अपने ऊपर प्रेशर लेके कभी भी मत पढ़ना, इनको इंटरेस्ट के अनुसार पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, आसानी से याद रहेगा, आपके जो दिमाग है उसमें स्थायी हो जाएगा। तो हाइड्रोकार्बन व अमोनिया के रासायनिक संयोग से शर्कराओं का तथा कार्बनिक अम्लों का निर्माण हुआ। अब जो शर्करा बनी है वो किससे बनी है? हाइड्रोकार्बन और अमोनिया से। किस का निर्माण हुआ? शर्करा और कार्बनिक अम्लों का निर्माण हुआ। अमीनो अम्ल तथा कार्बनिक अम्लों के मध्य रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप विभिन्न प्रोटीन का निर्माण हुआ। अब जो प्रोटीन है, कार्बनिक अम्ल है, दोस्तों कितनी बातें इसमें आ गई इस छोटे से पैराग्राफ के अंदर, कितनी बातें बता दी मैंने आपको। ठीक है, कि नाइट्रोजन और जलवाष्प कैसे बनी, हाइड्रोकार्बन कैसे बने, नाइट्राइड कैसे बने, अमोनिया गैस कैसे बनी, कार्बनिक अम्ल है ये कैसे बने, प्रोटीन का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है दोस्तों, तो कितनी बातें आ गई इस एक पैराग्राफ के अंदर। तो दोस्तों ये पूरा पैराग्राफ ही इम्पोर्टेंट है, पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है। इसको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, आसानी से समझ के, चाहे इसमें हमें टाइम लग जाए, क्योंकि दोस्तों जो इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा उसके अंदर हम टाइम लगा के पढ़ेंगे। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं कि जहाँ से क्वेश्चन नहीं उठाए जाते हैं, जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, जिन्हें हमें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती है, उनको हम सीधा पढ़ लेंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि उनमें से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा तो उसे हम समय लगा के पढ़ेंगे, क्योंकि समय लगा के पढ़ने से हमारे याद होगा, या इसको यहीं पर याद करने की कोशिश करो। तो 3 वर्ष पूर्व इन प्रारंभिक प्रोटीन से एक वायरस सदृश्य जीव का विकास हुआ। अब देखो इम्पोर्टेंट लाइन आ गई। अब जो सदृश्य मतलब जो दिखाई देने वाला हो, किसका निर्माण हुआ? वायरस। किससे बना? प्रोटीन से बना। कितने समय पूर्व है? 3 अरब वर्ष पूर्व है। ठीक है, तो सदृश्य जीव का निर्माण हुआ। तो जो वायरस है वो क्या होता है? एक सदृश्य जीव ही है। क्या है? सदृश्य जीव ही है। इनसे नीली हरी शैवाल के सदृश्य अत्यंत सूक्ष्म प्राथमिक जीवों का निर्माण हुआ। नीली हरी शैवाल है, ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण हुआ, अत्यंत सूक्ष्म प्राथमिक जीवों का निर्माण हुआ। तत्पश्चात प्रोटोजोआ नामक एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति हुई। अब देखो दोस्तों, उसके बाद में किसका निर्माण हुआ? प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। कई जीव होते हैं एक कोशिकीय, जो केवल एक कोशिका से बने होते हैं। कुछ होते हैं बहुकोशिकीय, जो एक से अधिक कोशिका से बने होते हैं। सामान्यतया यह क्रमिक परिवर्तन सरलतम जीवों से जटिल जीवों की ओर बढ़ा है। ठीक है दोस्तों, अब देखो, सरलतम जीवों में परिवर्तनों द्वारा क्रमशः अधिकाधिक
जटिल जीवों की उत्पत्ति एवं विकास को जैव विकास कहते हैं। किसे कहेंगे जैव विकास? कि जटिल जीवों की उत्पत्ति, ठीक है, सरलतम जीवों के परिवर्तनों द्वारा क्रमशः अधिकाधिक जटिल जीवों की उत्पत्ति एवं विकास को जैव विकास कहते हैं। कि पहले देखो, मतलब सरल से जटिल जीव जो बनेंगे, ठीक है, सरल से जटिल, सरल से जटिल, तो सरल से जो जटिल जीव बनेंगे उनकी उत्पत्ति होगी और उनके विकास को क्या कहेंगे? जैव विकास। कैसे? कि पहले प्रारंभ में जो विकास हुआ वो किसका हुआ? एक कोशिकीय जीव का। किसका? एक कोशिकीय जीव का। फिर एक कोशिकीय जीव से ही क्या बने? बहुकोशिकीय जीव। ठीक है दोस्तों, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। फिर है जंतुओं के विकास का क्रम। ठीक है, तो जंतुओं के विकास का क्रम, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। देखो, जैव विकास का क्रम में ये डायग्राम बनाया गया है कि किस प्रकार से जो सरल जीव हैं, सरल से जटिल जीवों का विकास होता रहता था। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार से हुआ। अब देखो, चित्र 7.1 में जीवों का विकास क्रम दिखाया गया है। सर्वप्रथम एक कोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ। दोस्तों, किसका निर्माण हुआ? सर्वप्रथम एक कोशिकीय जीव का निर्माण हुआ। फिर इनसे बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई। किसकी हुई दोस्तों? बहुकोशिकीय जीवों की। एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय। पूर्व में ये जीव सरल थे, परंतु धीरे धीरे विकास के क्रम में जटिल होते गए। पूर्व में ये जीव सरल थे, परंतु धीरे धीरे विकास के क्रम में जटिल होते गए। आरंभ में सभी जंतु अकशेरुकी यानी बिना रीढ़ की हड्डी वाले थे। ठीक है दोस्तों, जो आरंभ में जो जीव उत्पन्न हुए थे वो कैसे थे? अकशेरुकी। और अकशेरुकी किसे बोलते हैं दोस्तों? अकशेरुकी वो होते हैं जो बिना रीढ़ की हड्डी वाले होते हैं, उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। इनसे मछलियों का विकास हुआ। फिर किसका हुआ? मछलियों का, जिनसे उभयचर कौन से होते हैं? जो जल और स्थल दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं, यानी रह सकते हैं, वो कौन से होते हैं? उभयचर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो मेंढक होते हैं वो जल में भी रह सकते हैं और स्थल पे भी रह सकते हैं, तो ये होते हैं उभयचर। जंतुओं का विकास हुआ। किससे? मछलियों का विकास हुआ। फिर इनसे किसका हुआ? उभयचर। मछली तो रहती है पानी में, फिर मछली से किसका निर्माण हुआ? मछली से हुआ उभयचर, जो मतलब पानी में भी रह सकते हैं और स्थल पे भी रह सकते हैं। फिर इनसे सरीसृपों का विकास हुआ। सरीसृप कौन से होते हैं? सरीसृप होते हैं जो रेंग कर चलते हैं, जिन्होंने करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी पर विचरण किया, जैसे डायनासोर, विलुप्त जंतु। ठीक है दोस्तों, जो सरीसृप होते हैं ये कहलाते हैं डायनासोर वाले। ठीक है, तो दोस्तों ये जो डायनासोर हैं आज से करोड़ों वर्षों पूर्व है। ठीक है, और करोड़ों वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर जो पृथ्वी पर कहते हैं, माना जाता है कि पृथ्वी पर पहले इतने डायनासोर थे, जिस तरह से हम आज पृथ्वी पर कौन है? इंसान है। उसी तरह से इनकी संख्या अधिक से अधिक किसकी थी? डायनासोर की थी। मतलब पहले इंसान यहाँ पर नहीं थे पृथ्वी पर। फिर क्या हुआ? फिर ऐसा प्रलय हुआ कि जिसमें पूरी जो डायनासोर जाति है वो विलुप्त हो गई। इसका प्रमाण कैसे मिलता है? इनका प्रमाण ऐसे मिलता है कि कई जगह पर इनके जो बड़े बड़े कंकाल होते हैं वो मिले हैं। हमारे इंडिया में भी मिले हैं, अफ्रीका में भी मिले हैं। तो दोस्तों इनसे मालूम चलता है कि जो डायनासोर है ये बहुत अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर पाए जाते थे। इन्होंने धरती पर अपना शासन किया था। ठीक है दोस्तों, फिर जो प्रलय हुआ उसमें सारे ये जो नष्ट हो गए। फिर धीरे धीरे फिर से जंतुओं का विकास होना स्टार्ट हुआ। वो किस प्रकार से हुआ ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं। फिर है तत्पश्चात कुछ सरीसृप पक्षियों में और कुछ स्तनी वर्ग में विकसित हुए। एक वर्ग से दूसरे वर्ग के जंतुओं के विकास में हजारों वर्षों का समय लग जाता है।
इसी तरह पादपों में भी क्रमिक विकास हुआ। ठीक दोस्तों, इंटरेस्टिंग दोस्तों चैप्टर है ये, और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, लगभग 99%। ये देखो दोस्तों, ये है डायनासोर, विलुप्त प्रजाति है। फिर है जैव विकास के प्रमाण। वर्गीकरण प्रमाण देखो, जंतुओं के वर्गीकरण प्रोटोजोआ से लेकर एकाइनोडर्मेटा तक समस्त जंतुओं का क्रमिक विकास हुआ है। इस प्रकार कार्डेटा के पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज तथा मेमेलिया में कई समानताएं हैं। जैसे इनमें कशेरुक दंड खोखला होता है। ठीक है, कशेरुक दंड कैसा होता है? खोखला होता है। कौन से में? ये जो इतने प्रकार के दे रखे हैं जंतु, मेमेलिया, एवीज, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, सीपीज, कार्डेटा। तो पीसीज वर्ग के जंतुओं का विकास नॉन कार्डेटा से हुआ है। तो पीसीज वर्ग के जंतु हैं उनका विकास किससे हुआ है? नॉन कार्डेटा से। विकास का क्रम सरल से जटिल की ओर हुआ है। यह हमने पढ़ लिया कि विकास का क्रम कैसे हुआ है, सरल से जटिल। इससे यह सिद्ध हुआ कि सभी जीव एक पूर्वज से विकसित हुए हैं। जैसे एक वृक्ष के तने से अनेक शाखाएं निकलती हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखो, ये दिखा रखे हैं वर्गीकरण के प्रमाण किस किस प्रकार से। देखो वर्गीकरण का प्रमाण कैसे है? पादप, ये शाखा किसकी है? पादप। ये जो मेन शाखा है इसमें पाए जाए जंतु। अब जंतु की शाखा कौन कौन सी है? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, प्लेटी हेमिल्थिनिज, सिलेंट्रेटा, एकाइनोडर्मेटा और पीसीज। ठीक है दोस्तों, ये है, इनकी शाखाएं अलग अलग दिखा रखी है। फिर एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज, मेमेलिया, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। ठीक है दोस्तों, तो ये किसकी शाखाएं हैं? ये जो जीव, पादप और जंतु हैं, इन दोनों की ये शाखाएं हैं अलग अलग प्रकार की। अब देखो शारीरिक संरचना प्रमाण। अब जो शारीरिक संरचना हुई उनके प्रमाण देखेंगे वो किस किस प्रकार से थे। ठीक है, ये देखो मनुष्य का हाथ दिखा रखा है, ये मनुष्य का हाथ है। ये चमगादड़ के जो पैर होते हैं ये पक्षी के हैं। ये व्हेल के हैं, जो व्हेल मछली है उसके हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? ये प्रमाण मिले हैं। हम इन्हीं, साइंस क्या कहता है? साइंस होती है प्रमाणिक विज्ञान। अगर प्रमाण मिलेंगे तभी वो साइंस इसके अंदर अपलोड करेंगे। अगर कोई प्रमाण नहीं है तो साइंस इस बात को नहीं मानता है। जैसे भगवान को नहीं मानता है साइंस, इनको क्यों मानता है? क्योंकि इनके प्रमाण मिले हैं। डायनासोर ने यहाँ पर राज किया था पृथ्वी पर। ठीक है, तो ये बात साइंस क्यों मानता है? क्योंकि इनके प्रमाण मिले हैं, इसलिए साइंस इन सभी बातों को मानता है। देखो चित्र 7.4 में व्हेल, पक्षी, चमगादड़ व मनुष्य के अग्रपाद दिखाए गए हैं। इन सभी के अग्रपादों की बाह्य संरचना में भिन्नता दिखाई देती है, जो कि अलग अलग प्रकार के आवास एवं कार्यों के कारण होती है। ठीक दोस्तों, अब देखो दोस्तों, जो भी जंतु जिस तरह का कार्य करेगा, उसके जो अंग हैं, उसके जो भी शारीरिक संरचना है, वह उसी के अनुसार ढल जाती है। ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। देखो जंतु का नाम है व्हेल मछली है। क्या है? व्हेल। तो व्हेल होती है जो अग्रपाद होते हैं, जो आगे के पैर होते हैं। ठीक दोस्तों, देखो दोस्तों, जो पक्षी होते हैं उनमें अग्रपाद होते हैं, वो तो होते हैं रूपांतरण पैरों। जो पक्षी के पैर होते हैं ना, पर पंख से उड़ते हैं, पंख, वो होते हैं उनके अग्रपाद कहलाते हैं। ठीक है, पश्चपाद कौन से होते हैं? जो उनके जो मेन पैर होते हैं, 2 पैर माने जाते हैं, वो होते हैं उनके पश्चपाद। और अग्रपाद होते हैं कौन से? जो उनके पंख होते हैं, पर होते हैं, पर जिनका उड़ने में वो प्रयोग करते हैं, वो होते हैं उनके अग्रपाद। फिर अग्रपाद का रूपांतरण, तो जो तैरेगा उनका रूपांतरण हो जाएगा फ्लिपर में। किस में? फ्लिपर में। पक्षी हैं, पक्षी उड़ते हैं क्योंकि उनका कार्य क्या है? उड़ना। अग्रपाद का कार्य क्या है? उड़ना।
तो अग्रपाद का रूपांतरण किस में हो गया, पंख में हो गया। चमगादड़ हैं वो भी उड़ते हैं तो उनके भी उड़ते हैं तो इनके अग्रपाद पंख में रूपांतरण हो गए। अब मनुष्य क्या करता है, मनुष्य वस्तुओं को हाथ से पकड़ता है। अग्रपाद कौन से होते हैं, अपने जो हाथ होते हैं वो क्या होते हैं, अग्रपाद हमारे, तो इनका रूपांतरण किस में हो गया, हाथ में हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये इनके रूपांतरण है। इन जंतुओं के अग्रपादों के कार्यों एवं बाह्य संरचना में असमानता होते हुए भी इन सभी जंतुओं के कंकाल की मूल संरचना तथा उत्पत्ति समान है। ऐसे अंगों को समजात अंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अंगों की समान उत्पत्ति सिद्ध करती है कि इन सभी के पूर्वज समान थे तथा कालांतर में इनका क्रमिक विकास हुआ। तो इनमें देखो, जंतु के जो अग्रपाद हैं इनमें कार्यों तथा बाह्य संरचना में असमानता होते हुए भी इन सभी जंतुओं के कंकाल की मूल संरचना तथा उत्पत्ति कैसी है, समान है। देखो दोस्तों, ये देखो, ये लगभग इसमें देखो है हाथ अपना ये सीधा है, इसमें क्या है, ये भी लगभग सेम से है, ये भी लगभग सेम है, ये भी लगभग सेम है। तो संरचना तो लगभग सभी की सेम है। जो पर होते हैं, पक्षी के पंख होते हैं, उनकी संरचना हमारे जैसी पाई जाती है। इस तरह से हमारे जो हाथ होते हैं इसी तरह से पाई जाती है, लेकिन उनकी क्या है, कार्य उनके अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये बताया गया है कि जो ऐसे अंग जिनकी शारीरिक संरचना समान, शारीरिक जो बाह्य संरचना है असमान होते हुए भी इन सभी जंतुओं के कंकाल की जो कार्य है, कार्यों की बाह्य संरचना में असमानता होते हुए भी इन सभी जंतुओं के कंकाल की मूल संरचना तथा उत्पत्ति समान है। ऐसे अंगों को समजात अंग कहते हैं। अंगों की समान उत्पत्ति सिद्ध करती है कि इन सभी के पूर्वज कैसे थे, समांतर, कालांतर में इनका क्रमिक विकास हुआ। ये थे समजात अंग है, जिनकी क्या होती है, बाह्य संरचना तो असमान होती है यानी अलग अलग होती है, और ठीक है, किस में, कार्य एवं बाह्य संरचना असमान होती है, लेकिन जो कंकाल की जो मूल संरचना है और उत्पत्ति है वो कैसी होती है, समान होती है। ऐसे अंग कहलाते हैं समजात अंग। अब है समवर्ती अंग। समवर्ती अंग देखो दोस्तों, ये कीट के हैं, ये पक्षी है और ये चमगादड़ है। ठीक है, अब समवर्ती अंग है वो क्या होते हैं वो देखो, कीट, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख दिखाए गए हैं जो इनके उड़ने में कार्य में सहायता करते हैं। इनके पंखों की संरचना एवं उत्पत्ति में अंतर होता है। कीट के पंखों की उत्पत्ति शरीर की भित्ति से निकले प्रवर्धों के रूप में होती है, जबकि पक्षी तथा चमगादड़ के पंख की उत्पत्ति अग्रपाद के रूपांतरण से होती है। इनमें क्या होती है, हड्डियां होती है, अतः इनके कार्यों में तो समानता होती है परंतु उत्पत्ति तथा संरचना में भिन्नता होती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे अंगों को कहेंगे समवर्ती अंग। समवर्ती अंग वाले जंतुओं का विकास जंतुओं के विभिन्न वर्गों में विभिन्न प्रकार से हुआ है। ठीक दोस्तों, अब देखो ये जो दिखाए गए समवर्ती अंग, इसमें क्या होता है, इसके जो कार्य होते हैं वो तो होते हैं अलग अलग। ठीक है दोस्तों, ये देखो ये दिखाया गया है इसमें कि कार्यों, हाँ इनमें कार्यों में तो क्या होती है, समानता होती है, क्योंकि जो पंख ये क्या होते हैं, ये भी उड़ते हैं, ये भी उड़ते हैं, ये भी उड़ते हैं, लेकिन क्या होती है, संरचना में क्या होती है, भिन्नता होती है। ये देखो इनकी जो संरचना है, इसकी संरचना अलग है, इसकी संरचना अलग है, इसकी संरचना अलग है, लेकिन सभी का कार्य क्या है, कार्य तो है सेम और संरचना है भिन्न। तो ऐसे अंगों को क्या कहेंगे, ऐसे अंगों को कहेंगे हम समवर्ती अंग। और जो संरचना में समान हो और कार्यों में भिन्न हो, ऐसे अंगों को कहेंगे समजात अंग। ठीक है दोस्तों, जैसे पक्षी और हमारे पक्षी के पर यानी पंख और हमारे जो हाथ होते हैं वो क्या होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। ठीक दोस्तों, फिर है अपना जीवाश्मीय प्रमाण। चट्टानों में मिलने वाले मृत जीवधारियों के अवशेष अथवा उनके चिन्हों को जीवाश्म कहते हैं। ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। कभी कभी तो जीवधारियों के पूरे शरीर के आकार का जीवाश्म मिलता है। यह विकास का सबसे ठोस प्रमाण है। ठीक है दोस्तों, जीवाश्म यानी जो चट्टानों में मिलने वाले मृत जीवधारियों के अवशेष होते हैं उनको क्या कहा जाता है,
जीवाश्म, ठीक है, जो चट्टानों में मिलते हैं, उनके जो चिन्ह मिलते हैं, उनके अवशेष को क्या कहा जाते हैं? जीवाश्म या फॉसिल कहा जाते हैं। ये कौन से चट्टानों में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में। कभी कभी तो जीवधारियों के पूरे शरीर के आकार का जीवाश्म मिलता है। यह विकास का सबसे ठोस प्रमाण है। जैसे जो डायनासोर हैं, उनके जो पूरे शरीर का आकार मिला है, पूरे कंकाल मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो कहलाते हैं विकास का ठोस प्रमाण। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इनका विकास हुआ था दोस्तों। किस प्रकार से? ये देखो, इस प्रकार से, सरल से जटिल, सरल से जटिल। ये है मछली है, ठीक है, सरल से जटिल का इस तरह से विकास हुआ था। फिर देखो घोड़े के विकास का क्रम, ठीक है दोस्तों, ये दिखा रखा है घोड़े के विकास का क्रम। ये है जीवाश्मीय प्रमाण। ये तो क्या है? मछली। ये क्या है? इसका कंकाल। अवशेषी प्रमाण। जंतुओं में कुछ ऐसे भी अंग पाए जाते हैं जो आज तो उनके अवशेष के रूप में है, परंतु कभी उनके पूर्वजों में बहुत विकसित तथा लाभकारी थे। उदाहरण 7.2 में दिए गए। ये देखो, जंतु का नाम, मुख्य अवशेषी अंग, यानी जो मानव है, मानव के मुख्य अवशेषी अंग कौन कौन से मिले हैं? बाह्य कर्णपेशियाँ, निमेषक पटल, पुच्छ कशेरुकी, कृमि रूप परिशेषिका। समुद्र तल की मछलियाँ, इसमें मिली हैं अल्प विकसित आँखें। अजगर या सर्प, पश्चपाद की अल्प विकसित अस्थियाँ। कीवी व शुतुरमुर्ग के क्या मिले हैं? पंख। तो ये अवशेषी अंग प्रमाणित करते हैं कि इनके पूर्वजों में ये अंग क्रियाशील व विकसित रहे होंगे, लेकिन कालांतर में इनकी उपयोगिता कम होने के कारण अवशेषी के रूप में रह गए। ठीक है दोस्तों, अब देखो, जो हम मानव है, मानव के अंदर जो हमारी जो कर्ण पेशियाँ, हमारी कान है, ठीक है, जो हमारे कान है, वो हमारे कोई बाहर को जो बाहर का जो हिस्सा होता है, वो हमारे काम आते हैं क्या? वो हमारे बिल्कुल काम नहीं आते, ठीक है। लेकिन होता क्या है? जैसे बंदर देखे आपने, तो बंदर का क्या होता है? बंदर के जो कान होते हैं थोड़े बड़े होते हैं हमारे से, ठीक है। अब धीरे धीरे जैसे जब बंदर से ये आदमी बना है, बंदर से ही हम इंसान बने हैं, तो उसमें देखो, इसका जो मेन बात तो यह है कि जो मतलब हमारे अंग काम आते हैं वो हमारे विकसित होते जाते हैं, और जो अंग हमारे धीरे धीरे काम नहीं आएंगे वो अंग हमारे धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जांपल के तौर पे पहले मनुष्य के पूँछ हुआ करती थी, ठीक है, पूँछ हुआ करती थी। अब आज के टाइम पे क्या है? वो है पुच्छ कशेरुकी, ठीक है। इस तरह से छोटी सी ये पाई जाती है हमारे शरीर के अंदर। और कृमि रूप परिशेषिका, निमेषक पटल, ठीक है, जो भी हमारे जो बाह्य जो निमेषक पटल होते हैं, कौन कौन से? आँख में पाई जाती है। तो ये क्या होते हैं? सभी अवशेषी अंग कहलाते हैं, ठीक है। तो इसका कहने का अर्थ ये है कि जो अंग हमारे काम आएंगे वो तो हमारे विकसित होंगे, यानी जो क्रियाशील होंगे वो विकसित होंगे, लेकिन जो जिनकी उपयोगिता धीरे धीरे कम हो जाएगी वो क्या रह जाएंगे? अवशेष के रूप में रह जाएंगे। अब देखो, ये दिखा रखा है इसमें, ये तो है बाह्य कर्णपेशियाँ, ठीक है दोस्तों। ये क्या है? कृमि रूप परितारिका, ठीक है। ये है निमेषक पटल, ठीक है। निमेषक पटल कौन सा है? जो वाइट वाला है। ये हमारे काम थोड़ी आता है, काम आता है हमारे अंदर जो ब्लैक है, केवल इससे, यहीं से हमें जो सारी वस्तुएं हैं वो दिखाई देती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो बड़ा हो जाएगा क्योंकि अभी चैप्टर आधा और बाकी है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जितना आज पढ़ाया है बिल्कुल समझ में आया होगा दोस्तों। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को फिर से देख लेना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कोई हार्ड नहीं है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर ये चैप्टर हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।